अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। जनाब अहमद पाशा कादरी साहब मुस्लिमीन के लिए तमाम बहुत से साथी इकराम मेरी सरकार या पूरे बैठ जाएंगे, पूरे बैठा तस्वीर का टाइम पूरे बैठ की वोट बैठ जाइए, पूरे बैठ जाओ। हाँ बैठो सेंटर साहब, बैठो पूरे बैठो, खाली बैठे बैठो तुम बैठो। अज़ीज़ान मिल्लत, मेरे इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये एक इंतखाबी जलसा है और जलबंदी एक नई बल्दिया तश्कील में अमल में आई गई और यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 22 उम्मीदवार मुख्तलिफ बल्दी वार्ड से बहैसियत उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनको ठहराया है। मैं आपके दरमियान में इसलिए आया हूँ कि आपसे गुजारिश करने के लिए कि आप 22 जनवरी के दिन सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से निकलकर अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को देकर कामयाब करिए। मैं आपको ये बात याद दिलाने भी आया हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इनफरादी तौर पर अल्लाह ने एजाज दिया था कि मैं 10 साल तक हल्का असम्बली चार मीनार का रुकन असम्बली था। उस वक्त ये तमाम हिस्सा, ये इलाका जो आज महेश्वरम असम्बली हल्के में आता है, उस वक्त चार मीनार असम्बली हल्के में ही आता था। और उसके बाद अहमद पाशा कादरी साहब के असम्बली बने। 2009 तक हैदराबाद की पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी में हिस्सा आता था और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं रुकन असम्बली मुंतखब अल्लाह ने मुझे किया, मोहतरम हसन शरीफ वाली साहब मुझे यहाँ पर कई मरतबा लाए। हमने उस वक्त सालार के बजट से और जो भी हम हो सकता था यहाँ पर थोड़े बहुत तरक्याती काम यहाँ पर मजलिस की जानिब से करवाए गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा मौका अल्लाह ने हमको अता किया है, क्योंकि जब एक नई बल्दिया तश्कील में अमल में लाई गई और 28 कुल वार्ड में से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 22 वार्ड पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है और मुझे कभी यकीन है, अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है, मुझे आवाम पर पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला हम 22 की 22 सीट पर कामयाबी हासिल करेंगे। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब बल्दिया आपके कब्जे में होगी तो यकीनन जो बरसों से जलबल्ली बल्दिया के जो बेशुमार बल्दी मसाइल है, जिसमें रोड और ड्रेन का मसला है, मोरियों का मसला है, वो इंशाअल्लाह ताला उसको पहली तरजीहात में तरजीह देकर
उन कामों को हम करवा सकते हैं। जब से मजलिस के एमएलए के इलाके से, हैदराबाद के पार्लिमानी इलाके से ये इलाका हटा, मुख्तलिफ पार्टी से लोग एमएलए बने, मगर जो तवज्जो उस वक्त मजलिस के जानिब से तरक्याती कामों में ली जाती थी, उसके बाद उन जिम्मेदारों ने उसको तवज्जो नहीं ली जो एमएलए बने। मगर अब जब बल्दिया, एक नई बल्दिया तश्कील दी गई है, मुझे पूरा यकीन है कि उसी जोश और खरोश के साथ आप अपनी जमात के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और हम और आप मिलकर इंशाअल्लाह ताला इसको पूरे तेलंगाना की एक बेहतरीन बल्दिया बनाएंगे और यहाँ पर जो काम ज़ेर तकमील है उन कामों को इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द करवाया जाएगा। आपको याद दिलाना ये भी चाहता हूँ कि असेंबली के इंतखाबात के वक्त मैं यहीं पर इसी मुकाम पर आपके सामने आया था और आकर आपसे वादा किया था कि आप इस इलेक्शन में, पार्लिमानी इलेक्शन में मैं आपके पास आया था और पार्लिमानी इलेक्शन के दौरान मैंने आपसे कहा था कि आप रंजीत रेड्डी को कामयाब करिए और इंशाअल्लाह ताला हम पहले पानी का काम करवाएंगे। इलेक्शन होने के बाद मैं हमारे जनाब कार्तिक रेड्डी जो मरहूम इंदिरा रेड्डी के बेटे हैं, मैं उनको अपने साथ लेकर एमडी वाटर वर्क्स के पास गया और जाकर जनाब दाना किशोर साहब जो एमडी आज भी हैं, उनसे कहा कि सर हमने आवाम से वादा करके आया है कि इलेक्शन के बाद पीने के पानी का लाइन यहाँ पर बननी चाहिए। उसके बाद भी मैं 3-4 मरतबा दाना किशोर साहब के पास एमडी वाटर वर्क्स से जाकर मुलाकात किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि पीने के पानी की लाइन डालने का काम, उसका आगाज हो चुका है, वो काम शुरू हो चुका है और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला गर्मा का मौसम शुरू होने से पहले जलपल्ली बल्दिया में इंशाअल्लाह ताला पाइपलाइन के जरिए आपके घर में पानी का, पीने का पानी आएगा इंशाअल्लाह ताला। पानी जो है पीने का पानी पाइपलाइन के जरिए आपके घर में आएगा। काम चल रहा है। बाज़ हजरात ने मुझसे ये भी कहा है कि थोड़ा वो काम की क्वालिटी को अच्छा बनाया जाए, कहीं पर लीकेज भी है, इंशाअल्लाह ताला उसको दुरुस्त करेंगे। मगर वो काम चल रहा है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो काम तकमील को पहुंचेगा। और इस सिलसिले में मैं तमाम हुकूमत के जिम्मेदारों से मुलाकात किया हूँ। यहाँ के मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली और मुताल्लिक़ा मिनिस्टर साहिबा से भी कई मरतबा मेरी मुलाकात हुई है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो पीने के पानी की लाइन का काम जल्द से जल्द मुकम्मल होगा। और एक टीआरएस की गवर्नमेंट है, हम खुद चीफ मिनिस्टर के पास जाकर अगर जरूरत पड़ी तो हुकूमत से स्पेशल फंड्स लाकर जलपल्ली बल्दिया में जो डेवलपमेंट का काम करवाना है इंशाअल्लाह ताला हम उस काम को करवाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला जो बुनियादी काम नहीं हुए हैं, खास तौर से बल्दिया के रोड के और मोहल्लों का काम, उसको हम मुकम्मल करवाएंगे। कई घरों के नंबरों का मसला है, उसको भी जब बल्दिया आपके पास आएगी तो उसको साथ लेकर उसको भी सही करवाएंगे। और पूरी हम ये कोशिश करेंगे कि साफ और शफाफ तरीके से जलपल्ली बल्दिया चले ताकि इस बल्दिया में रहने वाले अवाम को जो तकालीफ है उसको हम दूर कर सकें। मेरी आपसे दमन गुजारिश है कि आप अपना एक अकाउंट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी निशान बटन पर बटन दबाकर अपनी तरक्की के लिए इस जलपल्ली बल्दिया में आपके तमाम बल्दी मसाइल के हल के लिए आप मजलिस के उन तमाम 22 उम्मीदवारों को कामयाब करिए ताकि जो बरसों से यहाँ पर काम रुके हुए हैं और एक साजिश के तहत इस इलाके को हमेशा नजरअंदाज कर दिया गया, खास तौर से जब से ये चार मीनार और हैदराबाद की असेंबली और पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूएंसी निकला, आज कुदरत ने हमको एक अच्छा मौका दिया है
कि हम इसका सही इस्तेमाल करें, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें और अपनी पार्टी के हक में अपना वोट देकर आपके इस बल्दिया को उसके तहत आप अपने तरक्याती काम करवा सकते हैं। और मैंने खास तौर से जनाब अहमद सादी साहब को जिम्मेदारी दिया हूं और अहमद सादी से मैं कहा हूं कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और आप सबका ताउन उनको मिलना चाहिए। और यकीनन इस मौके पर मैं हमारे शरीफ साहब को भूल नहीं सकता, उनका भी ताउन हमारे साथ है और तमाम मजलिस के रुख्तार एक टीम की तरह इज्तिमाई तौर पर हम मेहनत कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि जो हमारे पास जो 6-7 दिन बाकी है उसमें हम लोग, मेरे तमाम पार्टी के उम्मीदवार और तमाम पार्टी के जिम्मेदारान इस जलपल्ली बल्दिया के वार्ड के हर घर पर जाकर दस्तक देंगे, आवाम से मुलाकात करेंगे, हमारी माँ और बहनों से मुलाकात करेंगे, हमारे बुजुर्गों की दुआएं और उनकी सरपरस्ती हासिल करेंगे और इसमें नौजवानों का साथ होगा, हमारी माँ और बहनों का साथ होगा। तभी जाकर हम अपने तमाम 22 उम्मीदवारों को यहाँ पर कामयाब करके इस बल्दिया पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहरा सकेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस मौके का फायदा उठाइए और अपनी तरक्की के लिए मजलिस के उम्मीदवारों के हक में अपना वोट का इस्तेमाल करिए। दूसरी अहम बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता था वो ये है कि पूरे मुल्क में आप जानते हैं कि CAA के नाम पर एक काला कानून हमारे मुल्क के वजीर आजम ने बनाया है। उनकी हुकूमत ने एक ऐसा कानून बनाया है जो हमारे दस्तूर हिंद की फंडामेंटल राइट की मुखालिफत करता है, उसके खिलाफ बनाया। इस ताल्लुक से आप जानते हैं कि मुल्कगीर पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं। आप जानते हैं कि तुलबा और तालिबात इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमारे वतन अजीज के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं, दलित एहतजाज कर रहा है, आदिवासी एहतजाज कर रहा है, हमारे सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू भाई और बहन भी इस एहतजाज में शामिल है। और एहतजाज करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारे मुल्क को हम हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। जो बीजेपी चाहती है कि हमेशा के लिए हिंदुस्तान और भारत के सेकुलरिज्म को खत्म करके रख दिया जाए। बीजेपी ये चाहती है कि इस मुल्क का एक मखसूस मजहब हो और हम इसकी मुखालिफत करते हैं। इसलिए मुखालिफत करते हैं कि मुल्क को आजादी जब मिली तो उस वक्त हमने जब अपने आप को दस्तूर बनाकर जो मुल्क को दस्तूर दिया, अवाम को जो दस्तूर दिया, उसमें हमने इस बात पर कहा कि भारत का इंडिया का कोई मजहब नहीं होगा, भारत और इंडिया का कोई मजहब नहीं होगा, बल्कि भारत तमाम मज़ाहिब को मानेगा और अगर कोई दहरिया होगा या अंग्रेजी में एथिस्ट बोलते हैं जो खुदा को भी नहीं मानता, हम उसको भी मानेंगे। ये भारत की इंडिया की खूबसूरती है। इसीलिए आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में अगर एक मुनफरिद मुल्क है जहां पर कई मजहब के मानने वाले रहते हैं, जहां पर एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों तहजीबें यहां पर पनपती हैं और जिंदा हैं, यहां पर एक जबान नहीं बल्कि हजारों जबानें और बोली बोली जाती है। ये इंडिया है, ये भारत है। मगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस खूबसूरती को खत्म करना चाहती है, इस खूबसूरती को खत्म करके इसको बदनुमा करना चाहती है। इसीलिए एहतजाज हो रहा है। लोग बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जाता है, खास तौर से वजीर आजम ये कहते हैं कि CAA का जो कानून है वो शहरियत देता है, लेता नहीं। बार बार बीजेपी की तरफ से बात होती है। मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं, यह कानून शहरियत देता भी है और शहरियत लेता भी है। वो कैसे? आसाम में क्या हुआ आप देख लो। आसाम में
सुप्रीम कोर्ट के मातहत वहां पर एनआरसी हुई और एनआरसी जब मुकम्मल हुई तो 19 लाख अवाम के नाम एनआरसी में ही आए, जिसमें से सिर्फ 5 लाख मुसलमान थे। बाकी बतलाया जाता है कि 5,40,000 हमारे हिंदू भाई बहन हैं जो बंगाली जबान बोलते हैं, उसमें बाद हमारे गुरखा भाई बहन हैं और मुख्तलिफ किस्म अक़वाम के लोग हैं। अब आसाम में यह हो रहा है कि आसाम का जो बीजेपी का सबसे बड़ा लीडर जो पूरे नॉर्थ ईस्ट का जिम्मेदार है, जिसका नाम हेमंत बिस्व शर्मा है, वो बीजेपी का आसाम का फाइनेंस मिनिस्टर है, वो ये कहता है कि हमारी मोदी सरकार ने CAA कानून बनाया है और उसके तहत बीजेपी आसाम में 5,40,000 जो बंगाली जबान बोलने वाले हिंदू हैं उनको भारत की शहरियत या सिटीजनशिप दी जाएगी। वो ये नहीं कहते कि जो 5 लाख मुसलमान जो बंगाली जबान बोलते हैं उनको भी सिटीजनशिप मिलेगी। वो ये कहते हैं कि सिर्फ 5,40,000 बंगाली हिंदू उनको सिटीजनशिप मिलेगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एक को सिटीजनशिप दे रहे हैं और दूसरों से छीन रहे हैं, ये खुद नाइंसाफी है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये हमारे दस्तूर हिंद की दफा 14 की खुली खिलाफ वर्जी है जो मसावात का बात मुतालबा करता है। यानी मुसलमान है तो आसाम के मुसलमानों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी और जो बंगाली जबान बोलने वाले हिंदू हैं उनको सिटीजनशिप मिलेगी। यानी वो मुसलमान भी बंगाली जबान बोलता और हमारा हिंदू भाई भी बंगाली जबान बोलता। यहां पर मजहब के नाम पर आसाम में सिटीजनशिप दी जाएगी और मजहब के नाम पर नहीं दी जाएगी। यह इनका पहला झूठ है। जो वजीर आजम कहती है ना कि नहीं ये सिटीजनशिप देता है, लेता नहीं है। यहां पर दे रहे उनको जो मुसलमान नहीं है और छीन रहे उनसे जो हिंदू, ईसाई, पारसी, सिख नहीं है और बौद्ध मजहब से उनका ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात जो बार बार बीजेपी बोलती है कि एनआरसी नहीं आएगा। रामलीला मैदान में वजीर आजम तकरीर करते हुए कहे कि नहीं नहीं एनआरसी कहां आएगा। मैं 130 करोड़ आवाम को कह रहा हूं, जो लोग एनआरसी की बात कर रहे हैं झूठ कह रहे हैं। मैं वजीर आजम के इस बात को भी आपको बता रहा हूं कि उन्होंने वो जानते हैं कि सच नहीं कह रहे हैं। एनपीआर और एनआरसी में कोई फर्क नहीं है। लोकसभा में जब मैंने तकरीर किया और इस काले कानून के खिलाफ दस्तूरी दलाइल दिए, दुनिया के उन तमाम ममालिक का कवानीन बताया और मैंने इसको काला कानून कहकर मैंने इस बिल को फाड़ा और यह कहा कि इसका ताल्लुक एनआरसी से है, तो वजीर दाखिला जनाब शाह ने जवाब में कहा कि ओवैसी जी इसका एनआरसी अब मुल्क में आएगा। आपको मैं बता रहा हूं एनआरसी आएगा। आप जाकर देखो यूट्यूब पर जनाब शाह का मेरा नाम लेकर कह रहे हैं कि एनआरसी आएगा। अब ये दूसरा इनकी झूठ। तीसरी कि पार्लियामेंट में ऐसे कई सवालात के जवाब में हुकूमत ने कहा कि एनपीआर के बाद एनआरसी होगा। चौथी झूठ उनकी होम मिनिस्ट्री के किताब में उनकी सालाना रिपोर्ट में एक चैप्टर नंबर 5 या 6 है, उसमें लिखा गया, क्या लिखा गया कि एनआरसी के बाद एनपीआर। इनकी 7वीं झूठ 2003 के रूल्स बनाए गए जो एनपीआर और एनआरसी की बात करता है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 में साफ और वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि एनपीआर के बाद एनआरसी होगा। तो मालूम हुआ कि बीजेपी की तरफ से भारत की आवाम को, जनता को ये लोग डिलिबरेटली जानते हुए
झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई जो मैंने आपके सामने बयान किया वो सच्चाई है। और क्या है ये एनपीआर क्या है? मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ हकीकत को बयान कर रहा हूं। अगर मैं आपको दिलासा देकर चला जाऊंगा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये उस तरह की बात नहीं है। ये हमारी वजूद का मामला है, ये हमारे वजूद का मामला है, ये हमारे मुल्क में जिंदा रहने का मामला है, ये हमारे मुल्क में हमारी शहरियत का मामला है। इसीलिए मैं जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि अप्रैल 2020 में, यानी आने वाले 3 महीने के अंदर, मरकजी हुकूमत ने गजीट नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि एनपीआर होगा। एनपीआर क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से लोग शाहीन नगर में आएंगे, जलपल्ली बल्दिया में आएंगे, आके घर पे पूछेंगे कि अहमद सादी जरा ये तो बताओ कि आपके वालिद और वालिदा, इनकी पैदाइश की तारीख क्या है और कहां पैदा हुए, नंबर 1। दूसरा पूछेंगे, अहमद सादी तुम्हारे पास आधार कार्ड है, लाके दो। ड्राइविंग लाइसेंस है, लाके दो। तुम्हारे पास पासपोर्ट है, दे दो। तुम्हारे पास शनाख्ती कार्ड है, बताओ। तुम्हारा सेल फोन है, नंबर दो। ये सवालात 10 साल पहले जब एनपीआर हुआ था तो नहीं पूछे गए। और एक सवाल उसमें होगा कि अहमद सादी तुम्हारी मादरी जबान क्या है? उर्दू। तो वो पूछेंगे दखनी उर्दू या आंध्रा की उर्दू। अगर वो अरबी बोलेंगे तो बोलेंगे यमन की अरबी, या फिर सऊदिया की अरबी, या मस्कत की अरबी, या फिर वो यूएई की अरबी। ये सवालात हंसने की बात नहीं है, ये क्वेश्चन तैयार हो चुका है। ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जब मेरे को मालूम हो जाएगा, जब मुझे पता चल जाएगा कि ये तमाम डेटा मेरे सामने आ गया, अब ये जमा कर लिए, जमा करके उन्हें बल्दिया ऑफिस जाता जलपल्ली का, वहां पर एक सेक्शन ऑफिसर अहमद सादी का नाम देखते कि बोलेगा अरे इन्हें तो पहलवान टाइप है, इसको डाउटफुल सिटीजन लिख दो, उसको डाउटफुल सिटीजन यानी मशकूक लिख दो। मशकूक। अच्छा, मैं पूरा छान मारा, वकीलों को बिठाकर पूछा भाई जरा आप बताइए कि किसी को डाउटफुल सिटीजन अगर लिखेंगे, किस बुनियाद पर लिखेंगे कि अहमद सादी डाउटफुल सिटीजन है? कुछ तो होना ना भाई, ये नहीं है वो नहीं, उसकी मर्जी। अगर उन्हें अपनी बीवी से लड़के आया, सुबह में गुस्से में था, तो बीवी का गुस्सा अहमद सादी पे निकालेगा। अगर वो मोहतरमा है, अपने सास से लड़के आए, तो सास का गुस्सा हम पे निकालेंगे। कोई रूप समझ में नहीं है उसमें, जिसको चाहे लिख सकते। उसके बाद अहमद सादी को पूछेंगे लाओ डॉक्यूमेंट। अब अहमद सादी से पूछेंगे बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। मैं आपको बता रहा हूं, इस जलसे के जरिए मेरी आवाज हिंदुस्तान के, भारत के उन तमाम गरीबों तक पहुंच रही, तो सुनो। बर्थ सर्टिफिकेट का मामला क्या है? यही मोदी की हुकूमत 2015 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में यह खुद कह रहे, मोदी साहब कह रहे हैं कि भारत में जो हमारी जुमला आबादी 130 करोड़ की, उसमें से 28% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। 28% लोगों के पास। और फिर वही डॉक्यूमेंट ये कह रहा है उसमें से 40% मुसलमानों के पास, दलितों के पास, हमारे गरीब हिंदू भाई जो उनके पास नहीं है। 17.5 करोड़ मुसलमानों की आबादी कितनी है? 17.5 करोड़। अब उसका 40% अगर आप निकाल दिए, यानी करीब 6.5-7 करोड़ के करीब मुसलमानों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। और बर्थ सर्टिफिकेट का कानून क्या है? अगर कोई पैदा हुआ तो 1 साल के अंदर उसको जाकर उस बच्चे या बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट निकालना पड़ता। 1 साल हो गए, अब अहमद सादी करे नहीं है,
अब अहमद सादी को डाउटफुल सिटीजन करार दे दिया उन्हें। अब अहमद सादी दौड़ते जलपल्ली बल्दिया कोई हैदराबाद की, वहां पर वो सेक्शन ऑफिसर नहीं दे सकता। अहमद सादी को आईएएस ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। कहां पर जाना पड़ेगा? आईएएस ऑफिसर के पास। फिर अहमद सादी को जुर्माना देना पड़ेगा। अहमद सादी का है ताकत है, उन्हें जुर्माना दे भी देंगे, मगर होगा क्या? पूरे जो गरीब लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, जहां बर्थ सर्टिफिकेट निकालना है वहां पर रिश्वतखोरी की दुकान खुल जाएंगी। रिश्वतखोरी की दुकान खुल जाएंगी। पूरे एजेंट लाइन में खड़े हो जाएंगे। हो सकता है कि हमारे पार्टी के भी होंगे। सब क्या बोलेंगे? लाओ 3000 रुपए लाओ, बना के दे। तो अगर एक एक घर में 2-2 सर्टिफिकेट बनाना पड़ा, एक गरीब किसी मजहब का हो, 10,000 सालाना उसके जो भी होंगी आमदनी होगी, या 8,000 होंगी या 6,000 होंगी, अगर वो 4,000 5,000 खाली रिश्वत में चले जा रहे, कहां जिंदगी गुजारेगा? कहां जिंदगी गुजारेगा? और बर्थ सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी कोई यकीन नहीं है। उसके बाद उन्होंने क्या करेंगे? अहमद चलो तुम ला लिए बर्थ सर्टिफिकेट। अहमद सादी का नाम और पूरे जलपल्ली के लोगों का नाम की लिस्ट लगाएंगे और जलपल्ली के लोगों से बोलेंगे अगर आपको किसी एक नाम पे एतराज है, ऑब्जेक्शन है, तो आके ऑब्जेक्शन दाखिल करो। एतराज है, ऑब्जेक्शन है, दाखिल करो। कोई भी जाके दिल्ली से आके बोल सकता नहीं अहमद जो है भारत का नहीं है, यमन का है, हजरमौत का है, सलाला अवनवा का है। अब अहमद को परेशानी, अरे उन्हें उसको क्या पड़ी भाई? उन्हें कहीं को आके ऑब्जेक्ट करा, उन्हें ना मेरा ससुरा है ना सास है। भाई जो ऑब्जेक्ट करा कुछ तो ताल्लुक होना ना, लेके ना देके, मगर कोई भी ऑब्जेक्ट कर सकता। अब शुरू अहमद पे कार्रवाई, लाओ फिर से तुम कौन है? ये सबसे गंदा कानून है। टाटा पोटा तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। और लिस्ट लगेगी, उसमें लिखा हुआ है कोई भी ऑब्जेक्ट कर सकता, कोई भी सेक्शन ऑफिसर डाउटफुल सिटीजन लिख सकता। ये कानून का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी की हुकूमत करना चाहती है। मकसद क्या है? कि भारत के गरीबों को तकलीफ पहुंचाना। यह मसला मुसलमानों का नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, यह गरीबों का मसला है, दौलतमंदों का नहीं है। दौलतमंद निकाल लेंगे, सब कर लेंगे, हमारे जैसे लोग सब कर लेते। गरीब क्या करेगा? वो गरीब जो दिन दिन भर धूप बरसात सर्दी में मेहनत करता है, उसको ये बोझ उसके ऊपर, यानी इतना बड़ा पहाड़ उस पर डाल दिया गया। आप अंदाजा लगाइए कि जब ये शुरू होगा अवाम का क्या हाल होगा, अवाम का क्या हाल होगा। मैं आते वक्त मुझे किसी ने एक अखबार की न्यूज आइटम भिजाया जिसमें बंबई मुंबई का एक टैक्सी ड्राइवर इंटरव्यू देते रो रहा है, बोला कि मेरे बाबा तो, मेरे वालिद तो उत्तर प्रदेश में इंतकाल हो गया, मेरी मां का इंतकाल हो गया, मैं बरसों पहले मुंबई को आया है, टैक्सी चलाता हूं, मेरे पास कागज कहां से आएंगे? मेरा क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? ये हाल करना चाहते कि मुल्क में रखो इन लोगों को और ऐसा रखो कि इनसे सिटीजनशिप छीन लो, इनसे सिटीजनशिप छीन लो। जब सिटीजनशिप छीन ली जाएगी तो आपका अकाउंट क्या होगा, आपकी जायदाद क्या होगा? यानी जिस किसी को दुश्मनी है जाके ऑब्जेक्ट कर दो उसके नाम पर। ये कानून में है और याद रखिए ये होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये भारत के गरीबों के खिलाफ है और भारत में बहुत गरीब हैं, भारत में अनपढ़ लोग बहुत हैं। 30% लोग कभी स्कूल को नहीं गए हमारे देश में, स्कूल लिटरेसी रेट कम है, तालीम याफ्ता लोग कम है। और ये डेटा की बुनियाद पर मैं आपसे बात कर रहा हूं।
इसीलिए ये इनकी साजिश के खिलाफ हमको मुत्तहिद रहना पड़ेगा और हमको इस साजिश को रोकना है, इस एनपीआर और एनआरसी को रोकना है। इसीलिए हमने जाकर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से मुलाकात की और उनसे जाकर कहा कि के चंद्रशेखर राव साहब, आप तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, हम आपसे इस बात का मुतालबा करने आए हैं कि आपकी हुकूमत एनपीआर पर स्टे लगाए, जिस तरह केरला की हुकूमत ने स्टे लगा दिया। आपकी हुकूमत हिंदुस्तान के आर्टिकल, दस्तूर के आर्टिकल 131 का इस्तेमाल करे और सुप्रीम कोर्ट को जाकर बोले कि कानून काला कानून, स्टे लगना जरूरी है, वरना तेलंगाना के गरीबों को बहुत बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। मैं अभी से आपको मुतनब्बे कर रहा हूं, मैं अभी से आपको बतला रहा हूं, ये आसान काम नहीं है। ये लोग हमको परेशान करने की ठान चुके हैं। जिस तरह आसाम में 5 लाख मुसलमान अपनी सिटीजनशिप को साबित करने के लिए उनको फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में केस रखना पड़ेगा, केस रखना पड़ेगा ट्राइब्यूनल में, और जब कोर्ट को जाते तो पैसा कौन देंगे? इन्हों बोलते नहीं लीगल सेल, अरे कैका मट्ठी का लीगल सेल। अगर एक गरीब का बच्चा एक्सीडेंट में मर जाता है तो बगैर एमएलए के फोन के पोस्टमार्टम नहीं होता उसका। मैं जानता हूं किसी की टक्कर हो गई यहां पर तो मैं फोन करना पड़ता है पुलिस को कि भाई एसआई को बिठाओ, पंचनामा कराओ, डॉक्टर को फोन करना पड़ता, जल्दी करो। मर गए तो लाश नहीं मिलती बगैर एमएलए एमपी के फोन की, तो क्या जिंदों को उनका हक मिलेगा? यही तो तकलीफ होती है मुझे, यही इसकी वजह से मेरी जबान पे कड़वाहट पैदा हो गई, इनके जुल्म को, इनके नाइंसाफी को देख देख कर। क्योंकि अल्लाह ने दिमाग दिया, पढ़ता हूं, तकलीफ को महसूस करता हूं, इनके दरमियान में रहता हूं और देखता हूं इनकी साजिशें क्या है। और जब ये लोग आकर दिल फरेब बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि शैतान के चेहरे पर एक खूबसूरत चेहरा लगा हुआ है, मगर सर से लेकर पैर तक सिर्फ नफरत 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 और जहर भरा हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये साजिश है बीजेपी की। और ये साजिश कब से हो रही? आरएसएस कब बनी? 1925 में बनी। उसके जो दूसरे सदर थे आरएसएस के, गोलवालकर ने अपनी किताब में लिखा कि मुल्क में अगर मुसलमानों को रहना है तो बगैर शहरियत के उनको रखेंगे। यानी जो बात उसने 1930 में लिखी थी, आज 2020 में उसको मोदी साहब मुकम्मल करने जा रहे हैं। मेरे भाई, हमने सब कुछ बर्दाश्त किया, फसादात को झेला, नुकसानात उठाए, बाबरी मस्जिद की शहादत को देखा, बाबरी मस्जिद हमारे हाथ से चली गई, बंबई का फसाद, हैदराबाद का फसाद, मलियाना का फसाद, दिल्ली का फसाद, क्या क्या नहीं देखा। मगर आज हमसे पूछा जा रहा है कि कागज तुमको बताना पड़ेगा। अरे कहे का कागज दिखाएंगे हम? इस मुल्क में हमारी एक तारीख है, 1000 साल की हमारी तारीख है। अगर तुम में हमारी वफादारियों को देखना है, अगर हमारी मुल्क से वाबस्तगी को देखना है, तो हमारे कब्रिस्तानों के सामने ठहर जाओ और अल्लाह उन कब्रों को ताकत देगा तो पुकार कर कहेंगे, जालिमों, मैं इस कब्र में सो रहा हूं, उससे पहले मेरे बाप दादा, मेरे सगर दादा इस कब्र में सोए। तुम्हारी हिम्मत कैसा हुई कि मेरी नस्ल से आकर तुम पूछो और उनसे सवाल करो कि बताओ तुम्हारे पास क्या कागज है? अजीब और गरीब बात है, तकलीफ होती है मुझे, ज़हनी कल्बी तकलीफ होती है। क्यों होती है? कि मोदी को फिक्र है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अक़लियतों की, और हम यहां पर अक़लियत है। और हम क्यों अक़लियत है?
क्योंकि हमने मोहम्मद अली जिना के पैगाम को ठुकराया था। हमने कहा नहीं जाएंगे पाकिस्तान, भारत हमारा वतन है। हमारे मुल्क के वजीर आजम को भारत के अक़लियतों की फिक्र नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज की फिक्र है। बताओ इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है। जो पाकिस्तान बांग्लादेश से आ गए भारत में, उनसे मोदी ऐसा कानून बनाए कि उनके पास अगर कागज भी नहीं है, कागज भी नहीं है तो सिर्फ लिख के दे दो एफिडेविट, तुमको शहरियत देंगे। और हम यहां पर बरसों से 150 साल, 200 साल, 1000 साल से हम यहां पर है, हमको कागज पूछा जा रहा है। भारत के शहरियों से कागज पूछा जाएगा। बताइए आप, इससे बड़ी बेइज्जती की और क्या बात हो सकती है। इसीलिए तकलीफ होती है। क्या इस दिन देखने के लिए हमको इस मुल्क को हमने आजाद करवाया था? क्या हमने इस दिन को देखने के लिए कि मुझसे आकर पूछा जाएगा, अहमद पाशा कादरी को बताना पड़ेगा, शरीफ हसन गालिब को बताना पड़ेगा। मेरे भाई, यहां पर एक कसीर तादाद अरबों की रहती है, यकीनन आपके ताल्लुक हैं, मगर क्या आप यमन गए? कभी आपने माना यमन को अपना वतन? नहीं माना। आपने भारत को अपना वतन माना, आपने सरजमीन को अपना वतन माना। यकीनन ताल्लुकात है, रहेंगे, वो फितरी चीज है, मगर मकसद, मतलब, जहन पूरा भारत का। और आज हमसे पूछ रहे हैं, तुमको कागज दिखाना पड़ेगा, तुमको ये बताना पड़ेगा अब्बा कहां पैदा हुए, अम्मा कहां पैदा हुए, तारीख पैदाइश क्या है। इससे बड़ा नाइंसाफी और तौहीन किसी की भी कोई नहीं कर सकता कि किसी के घर पर खटका मारकर पूछना कि बताओ तुम्हारे अम्मा और अब्बा कहां पैदा हुए। कोई गयूर इंसान इस बात को बर्दाश्त नहीं करता कि अगर कोई अपनी जबान पर हमारे माँ बाप का नाम लाया तो एक गयूर इंसान बोलता, देख सब चीज की बात कर ले, माँ और बाप का नाम जबान पे नहीं लाना। यहां पर तो हमारी शहरियत को पूछा जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यह वक्त अपने आपसी इख्तलाफात को बाजू रखिए, मुत्तहिद रहिए। हमको इसका जमहूरी तरीके से मुकाबला करना है। और ये बीजेपी वाले बोलते, मुझसे कई बार सवाल किए, टीवी पर तो बैठ नहीं सकते, सामने बैठे कि सिर्फ दूसरी बात करते, इसका जवाब दो। मेरे से पूछते, अच्छा ठीक है तुम्हारी हर बात सही, मैं कहता हूं मेरी हर बात सही अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताओ कि भारत से जो इलीगल लोग आके रह रहे हैं उनका क्या करेंगे? मेरे भाई, मैंने उनसे कहा और आपसे भी कह रहा हूं, चावल बनाते ना मेरी अम्मा, आप लोग चावल बनाते ना अम्मा, चावल बनाते तो क्या करते आप? कंकर निकालते ना चावल में से, चावल में से कंकर निकालते आप। पूरे चावल को तो नहीं फेंक देते ना, फेंकते क्या? मंदी का आजकल बहुत शौक होगा, लोग माशाल्लाह खूब खा रहे, तो चावल में से कंकर निकालते, चावल को नहीं फेंकते ना पूरा। वजीर आजम क्या बोल रहे, पूरे चावल को ही फेंक दो। मिस्टर मोदी, असदुद्दीन ओवैसी जो है ना, वो भारत का बासमती लंबा चावल है और नया बासमती नहीं हो, इतना पुराना हो कि मेरी खूबसूरती पूरे भारत में। जब हम नहीं रहेंगे तो चावल ही कैसा होगा? मेरे भाई, इनको जब ये मिसाल देते तो खामोश होते, बाद में आके बोलती है कहां से आता तुम्हारे दिमाग में? हम उनको बोलते तो हम लोग क्या है, जरा बड़ेका खाते नहीं, खाली बोला। दोनों कल टीवी पे चला देंगे, देखे हमारे को नहीं खाओ, जिसको खाना है खाओ, नहीं खाना है मत को खाओ। कौन बोल रहा? मगर थोड़ा कुंचम यहाँ पे है, लिटिल लिटिल, नॉट टू मच,
थोड़ा है, मगर वो थोड़ा तुम्हारे लिए बहुत है। इसीलिए ये दलाइल जब इनको देते तो इनको समझ में नहीं आता कि ये शेरवानी से कैसा मुकाबला करना। ये शेरवानी तुम्हारे लिए परेशानी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काम इस तरीके से हो रहा है, ये बड़े मंसूबे के साथ इसका काम हो रहा है। और मेरी तमाम से गुजारिश है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, इस एहतजाज में, अरे ठहरो जी, इस एहतजाज में आपको जानकर बड़ी तकलीफ होगी कि उत्तर प्रदेश में 20 मुसलमानों को उत्तर प्रदेश हुकूमत ने गोली मारकर हलाक कर दिया। 20 लोगों को, जिसमें बिजनौर के एक बच्चा था सलमान जो है आईएएस की आईपीएस की तैयारी कर रहा था। जुमे के दिन पुलिस उस पर अरेस्ट करके लेकर गई और 5 घंटे के बाद उसकी लाश उसके घर को आई। अब तक नहीं मालूम क्यों मारे बच्चे को। उसकी माँ, हर प्रेस वाला है तो देखो ये मेरे बच्चे का टाइम टेबल है, फजर को उठता था, नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता, फिर जोहर तक पढ़ता, फिर जोहर की नमाज के बाद खाना खाता, थोड़ा फिर पढ़ता, असर की नमाज पढ़ता, फिर मगरिब तक पढ़ता, फिर इशा के बाद रात में पढ़ता, फिर मेरा बच्चा सो जाता, बाहर कहीं नहीं जाता, सिर्फ नमाज पढ़ने जाता था और पुलिस अरेस्ट करके ले गई। उसमें एक और बिजनौर का बच्चा है जो अपने 7 महीने के बच्चे के लिए दूध लाने निकला घर से, उसकी बाईं आंख में गोली लगी, शहीद हो गया। ऐसे 20 लोग मर गए, 20 लोग। और उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर मौसूफ है, उन्होंने क्या कहा अपनी जबान से? एक दिन पहले बोला कि मैं बदला लूंगा। कोई चीफ मिनिस्टर बदले की बात करता? हिंदुस्तान के दस्तूर पर तुमने हाथ रखकर कसम खाई है इंसाफ की। तुम हुकूमत चलाओगे तो दस्तूर के तहत, मगर ये वाहिद चीफ मिनिस्टर है जिसने कहा कि मैं बदला लूंगा। जब चीफ मिनिस्टर बदले की जबान बात करेगा तो जाहिर पुलिस को क्या इशारा मिल रहा है? मारो, ठोको। और ऐसे ही हुआ और 20 लोग पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए। अब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं देते, अब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी जाती। मेरे भाई, ये जुल्म है, ये सरासर जुल्म है। एक गैर मुस्लिम को गिरफ्तार किए जो एहतजाज में था, हिंदू है, उसको बोले तू हिंदू है कि इस एहतजाज में कैसे आया? वो बोला कि भाई सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, देश का है, वतन का है, भाईचारगी का है, नाइंसाफी का है। तो उसको पुलिस वाले उत्तर प्रदेश के बोले कि तेरी बीवी को अड्डे पे बिठा देंगे और तेरी 2 साल की बेटी को भी अड्डे पे बिठा देंगे। बताओ आप, ये चीफ मिनिस्टर जब इस तरह की जबान इस्तेमाल करेगा तो जाहिर है हजरत पुलिस भी यही बोलेगी, यही जबान बोलेगी। एक दलित डीफिल है, डीफिल एमए से ज्यादा होता है, डीफिल मैथ्स में है, वो बेचारा एहतजाज में था, उसको पकड़ लिए, रोड पर मारे, पुलिस स्टेशन लेकर गए। वो आज आया अखबारात में, वहां पर एक खातून पुलिस ऑफिसर ने अपना हेलमेट से उसके सर पर इतना मारा कि हेलमेट टूट गया। अजय बोले क्यों गया था? तो बोल रहा मैं नहीं था वहां पर, मैं तशद्दुद नहीं किया। मैं फिर इंस्पेक्टर साहब आए, उसका नाम अंबेडकर था, उसको बुलाते कि पेट में घुसा, फिर लात मारे उसको। मेरे भाई, इस तरह का जुल्म उत्तर प्रदेश में हुआ। दुनिया नहीं देख रही है मगर अल्लाह देख रहा है। याद रखो, जो लोग जुल्म करते हैं, अल्लाह
उसको बर्दाश्त नहीं करता। जो जालिम है अल्लाह उन जालिमों को खत्म करेगा इंशाअल्लाह होगा। तुम्हारा जुल्म खत्म होगा। तुम गरीबों पर जुल्म करके हुकूमत नहीं कर सकते, ना करोगे इंशाअल्लाह होगा। मेरे भाई, उत्तर प्रदेश के उन लोगों को भी याद करो, अपनी दुआओं में उनके खानदान के लिए दुआ करो जो 20 लोग अपनी जान दे दिए इस काले कानून को हटाने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में मिनाजुद्दीन नाम का एक बच्चा LLM की तालीम हासिल कर रहा है, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहा है। दिल्ली की पुलिस जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में बगैर इजाजत के घुस गई। जो बच्चा लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहा है उसको ऐसा मारा कि उसकी एक आंख पूरी ज़ाय हो गई। एक ही आंख से देख सकता बच्चा वो। क्या कसूर, उन्हें था भी नहीं, लाइब्रेरी में पढ़ रहा। बच्चियों के हॉस्टल में घुसकर बच्चियों को मारा पीटा गया। मस्जिद है जामिया मिलिया की, नमाज हो रही, सब पे घुस के मार दिए। हम अल्लाह के आगे सजदा कर रहे हैं और आप मार रहे हैं हमको। जमीन और आसमान के खालिक की इबादत कर रहे हैं, हमको मार रहे हैं आप। याद रखो, हमारी फरियाद हम अल्लाह से करते हैं, अल्लाह से करेंगे। अगर हमको निशाना बनाया जा रहा है कि हम कमजोर हैं, हम कमजोर नहीं है। हम तौहीद के मानने वाले हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, इस संविधान को मानने वाले हैं। इस मुल्क के लिए हमने जाने दी और जाने देंगे, मगर तुम्हारा जुल्म खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे वतन अजीज में जनाब वजीर आजम मोदी के दौर में ये वाकयात हो रहे हैं, क्योंकि मुल्क में गरीबी बढ़ रही है, मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है। और क्या हो रहा है मालूम आपको? मोदी साहब बोलते हैं, भाइयों बहनों अच्छे दिन आए, मित्रों अच्छे दिन आए। जलसा करके बोलते मिलना नहीं मिलना, और बेचारे को सुनते नहीं मिलना मिलना। जो बीजेपी और मोदी के वोटर हैं, मैं उनसे बोल रहा हूं, मैंने जो कुछ ये कहा है जरा खुले दिल से सुनो इसको। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल पर, तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है, मगर कभी अपने दिल को धड़कन देकर मेरी इस बात को सुनो, अपने दिल पर जोर डालकर सुनो कि ये वतन को हम सब ने मिलकर आजाद करवाया था अंग्रेजों से। ये गांधी का, अंबेडकर का, नेहरू का, सरदार पटेल का, मौलाना आजाद का, जौहर ब्रादरान का, अल्लामा फजल खैराबादी का, रेशमी रुमाल की तहरीक चलाने वाले हमारे बुजुर्गों का, माल्टा की जेल में मसाइब और मुश्किलात का सामना करने वालों का देश है। ये मुल्क एक मजहब का नहीं बन सकता। आपको जानकर बेहद गम होगा कि 2018 में इस मुल्क में 130 करोड़ की आबादी में 60% आबादी 40 साल के कम उम्र की लोगों की। कितनी है? 60% 40 साल के कम उम्र वाली आप लोगों की आबादी। आपको मालूम, मैं उन नौजवानों से कह रहा हूं कि देखो, ये जिसको तुमने वोट दिया था प्रधानमंत्री बनने के लिए, आपने नरेंद्र मोदी को एक अजीम ओहदे पर फायज किया। 2018 में हुकूमत हिंद का रिकॉर्ड कह रहा है कि हर रोज 9 नौजवान बच्चे खुदकुशी करते थे। रोज 9 बच्चे जो 30 और 35 साल के दरमियान में क्यों खुदकुशी करते थे? नौकरी नहीं मिली और गुर्बत की वजह से। मेरे भाई, इससे बड़ी बदतरीन और बदकिस्मती की बात क्या हो? इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की, और 2018 में रोज 9 नौजवान बच्चे गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से मायूस होकर अपनी जानें दे रहे हैं। इसका जिक्र कोई नहीं करते बीजेपी वाले। आज तरकारी की कीमत बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, कोई बात नहीं करते। पूरे दुनिया के ममालिक में
मोदी हुकूमत के नाम से तनकीद हो रही है, इनको उसकी फिक्र नहीं है। ये तमाम चीजों को इनकी फिक्र नहीं है। फिक्र क्या है? नहीं, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो लोग आए थे ना, अमित शाह बोल रहे मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि उनको ये शरीयत नहीं दे दूंगा। काश शाह साहब ये कहते कि मैं चैन से उस वक्त नहीं बैठूंगा जब तक कि भारत के नौजवानों की खुदकशी को नहीं रोक दूंगा। काश ये बोल देते कि मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि हर नौजवान को कुछ ना कुछ नौकरी मिलेगी। मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि भारत के नौजवानों से मायूसी को दूर कर दूंगा। मगर इसकी बात नहीं करेंगे, महंगाई को खत्म करने की बात नहीं करेंगे। तरकारी की कीमतें आसमान पर जा रही हैं। आप बताइए, ये बुनियादी मसाइल हैं, इसका कोई जिक्र नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दवन गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हूं। सुप्रीम कोर्ट में मैं एक पार्टी बना हूं। दुआ करिए अल्लाह से कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इस काले कानून से इस मुल्क को छुटकारा दिला। और हम कोशिश कर रहे हैं। एहतजाज किए, मुश्तरका मजलिस अमल ने कहा, पिछले जुमे को हमने कहा कि तिरंगा रैली निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी उस रैली में शिरकत किए। जुमे की नमाज के बाद 1.5 लाख या 2 लाख के करीब सरजमीन हैदराबाद और अतराफ अफनाफ के लोग जमा हुए। हम तिरंगा रैली निकाले पुरअमन तरीके से और पुरअमन तरीके से अपने अपने घरों को रवाना भी हो गए। मैं शुक्रगुजार हूं हमारी मां और बहनों का कि हजारों की तादाद में हमारी मां और बहनें आई। मगर उसके बाद शाम से लेकर अब तक हर जगह पर बीजेपी और कांग्रेस वाले बोल रहे, ओहो ओवैसी तिरंगा रैली निकाले। अच्छा, तो असदुद्दीन ओवैसी अपनी वफादारी को दिखाने के लिए रैली निकाले। असदुद्दीन ओवैसी किसी से डर के, उनसे डर के रैली निकाले करते। किससे? उनसे डर के। मियां भाई डरता? कोई भी इंसान किसी इंसान से नहीं डरता, चाहे किसी मजहब का हो। उन्हें डरता तो सिर्फ जमीन और आसमान के बनाने वाले से डरता। वो उसकी बहादुरी की निशानी है। अगर कोई अपने आप को बहादुर कहता है ना, तो उसका पहला इम्तिहान क्या है? तो किससे डरता? वो बोलेगा सिर्फ ऊपर वाले से जो जमीन और आसमान को बना रहा है। तो तुम्हारे किसी से डर के रैली नहीं निकाले, झंडा उठाए। अब रहा सवाल वफादारी का, प्यारे, ये सवाल हमसे नहीं करना, हमसे नहीं करना। हमारी जबान कड़वी है और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता। हम क्या है? छिचोरे। मुंह को नहीं लगना, नहीं लगना मुंह को। अब जवाब सुनो वफादारी का। वफादारी की मिसाल क्या है? मुझसे किसी एक आरएसएस के एक बड़े आदमी ने पूछा कि बोलो तुम्हारी वफादारी के पास, ईमानी तुम्हारे पास क्या है? बोला सुनने तैयार है। बोले बोलो। बोला हमारी वफादारी क्या है? सुनो, हमारे अब्बा, आपके भी अब्बा आप नहीं मानते होंगे, आपकी मर्जी, मगर हमारे अब्बा को जब अल्लाह बोला कि दुनिया में जाओ, अब्बा को बोला दुनिया में जाओ, तो अब्बा पहला कदम कहां रखे? कहां रखे अब्बा पहला कदम? अब्बा जहां पे कदम रखे। अब जब अब्बा कदम रख दिए तो बाप की जमीन हुई। बाप की जमीन से ना बेटे को निकाल सकते ना बेटी को निकाल सकते। तो अब जब बाप का हुआ तो बाप को तो मानना पड़ेगा ना, मेरी जगह है बोल के। वफादार कौन है वो तुम्हारे को बताना पड़ेगा। मैं तो बोल रहा हूं बाप की जमीन है, अब्बा की जमीन है। लेकिन तुम ये क्या बात कर दी है? ना मानना पड़ता ना, अब्बा है, अब्बा आए थे। आप भी बोलते ना, बोलते मेरे भाई, ये हमारी वफादारी। हमको वफादारी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।
हम ना वफादारी के लिए निकाले, ना किसी इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर जुल्म करने वालों के डर से निकाले। हम तिरंगा इसलिए रैली इसलिए निकाले क्योंकि कल तक जो जिसके हाथ में तिरंगा था, हाथ में तो तिरंगा था मगर जबान पर गोडसे की मोहब्बत थी। तुम्हारे हाथ में तिरंगा तो था मगर गांधी के कातिल गोडसे के जिंदाबाद की नारे तुम लगा रहे थे। तुम्हारे हाथ में तिरंगा तो था मगर तुमने दस्तूर हिंद की धज्जियां उड़ा रहे थे। इसलिए हमने कहा कि अब तिरंगा हम अपने हाथ में लेंगे, इस मुल्क को बचाएंगे, इस मुल्क की भाईचारगी को बचाएंगे, इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखेंगे। इनको तकलीफ होगी कांग्रेस बीजेपी, तकलीफ इसलिए हो गई कि डंडा भी इनका और तिरंगा भी इनका हो गया। मेरे भाई, डंडा भी हमारा और तिरंगा भी हमारा है, अब हम हमारे हाथ में रहेगा। अब हमको तिरंगा और हिंदुस्तान का दस्तूर इसकी लाज रखना है, इसको बचाना है। ये बचेगा तो मुल्क बचेगा। अगर कोई हिंदुस्तान के दस्तूर की धज्जियां उड़ाएगा तो फिर मुल्क का हाल बुरा हो जाएगा, मुल्क का हाल बुरा हो जाएगा। इसीलिए हम इस जलसे के जरिए चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा करते हैं कि के चंद्रशेखर राव साहब एनपीआर पर स्टे लगाइए। भाई, आप इससे मुत्तफिक हैं? क्या हम चीफ मिनिस्टर से जो मुतालबा किए, क्या आप उस पर राजी हैं कि तेलंगाना में एनपीआर पर स्टे लगना चाहिए? अरे जरा जोर से बोलो, कम से कम पहाड़ी शरीफ तक तो आवाज जाना। ऐसा नहीं क्या? तुम्हारे से अच्छा तो औरतन अगर आवाज हो तो लगा देंगी। मैं नारा लगाऊंगा, आप मेरा साथ देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब गई आवाज, डंडा भी अपना, तिरंगा भी अपना, ऐसी आवाज निकलना। मगर खाली आवाज निकाल के भाई उसको सोचने पड़ रहना। सुबह सुबह उठ के जाइए, वोट डालिए, इस बल्दिया पर आप अपना कब्जा जमाइए ताकि आपके पूरे बल्दी मसाइल मोरियों के काम हो सके। इसके बाद कहते हुए आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।